नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम चर्चा करेंगे पंचायती राज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद और लास्ट में हम बात करेंगे कुछ प्रश्नोत्तरी की, क्वेश्चन आंसर यानी कि एमसीक्यू की, जिसमें आपको उत्तर बताना होगा और कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा जिसमें आप कमेंट करके उत्तर अपने बता सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में राज्य के नीति निर्देशक तत्व से हमें पता चलता है कि महात्मा गांधी, जो स्वतंत्रता से पूर्व की बात है, महात्मा गांधी चाहते थे कि गांव से प्रशासन छोटे स्तर पर शुरू हो और फिर देश में शुरू हो, जो आज पंचायती राज के रूप में हमें दिखाई देता है। मतलब महात्मा गांधी, अगर हम बोला भी जाता है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो यह अनुच्छेद किसके सपनों का, जो पंचायती राज किसके सपनों का साकार रूप है, तो वह है महात्मा गांधी। ऐसा चाहते थे कि छोटे स्तर पे भी लोगों को स्वशासन की व्यवस्था वहाँ पे की जाए। तो इस व्यवस्था को काफ़ी समय लगा भारतीय इतिहास में, भारतीय जो आधुनिक इतिहास में स्वतंत्रता के बाद, लेकिन अंत में यह 1993 में शुरू हो ही जाता है पूरे भारतवर्ष में। अभी भी कुछ क्षेत्र छूटे हुए हैं, वो क्यों छूटे हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, क्यों वह क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद और अंत में फिर क्वेश्चन आंसर। पंचायती राज व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम देख लेते हैं, किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था में जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं किसी भी एग्जाम में, आगे आने वाले एग्जाम्स में, तो देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था भारत में सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में शुरू की गई थी। कब की गई थी? तो 1959 में यह शुरू की गई थी, जिसकी तिथि है 2 अक्टूबर 1959 और इसके बाद इसमें आंध्र प्रदेश में इसे अपनाया था। इसके बाद कहाँ पे अपनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश में। एक्चुअली क्या हुआ, जब स्वतंत्रता आंदोलन चला तो उसके बाद लोगों ने क्या कि भाषाई आधार पर क्या हो कि राज्य का गठन हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, नया नया देश था, और अगर हम भाषाई आधार पर बनाने लग जाते तो हो सकता था कि फिर देश अब विघटित हो सकता था। तो इसलिए जो उस समय के नेता रहे होंगे उन लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक स्वशासन की बात वहाँ पर आती है। 1957 में एक समिति को, बलवंत राय मेहता समिति को, इसका कार्य सौंपा जाता है कि भाषाई आधार पे हम किस प्रकार से देश को एक साथ जोड़ते हुए भी किस प्रकार से इसे स्वशासन से संबंधित बना सकते हैं और किस प्रकार से इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो पंचायती राज से संबंधित जो समितियां थी वो कुछ इस प्रकार की समितियां हैं। तो 1957 में सर्वप्रथम जो समिति बनी थी, बलवंत राय मेहता समिति, इन्होंने त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्तर पे पंचायत राज व्यवस्था को अपनाने की बात कही थी। और उसी टाइम पे 1959 में कब शुरू होता है? राजस्थान में नागौर जिले में सबसे पहले यह शुरू किया जाता है। 1978 में दूसरी समिति बनी, अशोक मेहता समिति। इन्होंने द्विस्तरीय संरचना के बारे में एक मॉडल बनाया था जो मंडल और जिला पंचायत से संबंधित था। उसके बाद 1986 में ML सिंघवी समिति, 1989 में PK थुंगन समिति और अंत में फिर 1993 में यह पंचायती राज व्यवस्था पूरे भारत में लागू हो जाती है, या मतलब संवैधानिक तौर पे यह शुरू कर दिया जाता है। और भी समितियां थी, जैसे सरकारिया आयोग है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, केंद्र और राज्यों के संबंध से संबंधित है, तो उन्होंने भी पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। उसके अलावा अन्य आयोग हैं, तो अगर हम किसी दिन पंचायती राज व्यवस्था पे पूर्ण एक टॉपिक लेके आएंगे, उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। लेकिन आज थोड़ा हम किस बारे में चर्चा करने के लिए बैठे हैं? तो बैठे हैं आज हम जो पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं। राजीव गांधी के कार्यकाल को आधुनिक पंचायती राज का स्वर्णकाल माना जाता है। राजीव गांधी उस समय पे क्या होते थे? इस टाइम पे 86 के उस समय में कौन थे? तो राजीव गांधी यहाँ भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, और 24 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस भी 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 के जो 73वां संविधान संशोधन है, जिसमें भारत में पंचायती राज का जन्म माना जाता है, तो वह हुआ था और पंचायती राज व्यवस्था पूरे भारत में उस समय लगभग शुरू होने की कगार पर थी। उसके बाद धीरे धीरे हर राज्य में यह व्यवस्था शुरू की जाने लगी। पंचायती राज शक्तियों के मामले में राज्य सूची विषय के अंतर्गत आया। किस सूची के अंतर्गत आता है? तो 3 सूचियां हैं जिसमें शक्तियों का पृथक्करण है। अनुसूची 7 में 3 अनुसूचियां हैं। एक तो राज्य सूची के विषय हैं, फिर संघ सूची के विषय हैं, और फिर अंत में समवर्ती सूची यानी कि जो
राज्य और केंद्र दोनों के मिलकर जो सूचियां हैं तो वह समवर्ती सूची के कुछ विषय इनमें रखे गए हैं। यह क्या है, शक्तियों का पृथक्करण है। राज्य के लिए कुछ अलग शक्तियां हैं, कुछ केंद्र के पास शक्तियां और कुछ समवर्ती दोनों के पास मिलकर शक्तियां हैं। पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय संरचना को ही अपनाया गया था। त्रिस्तरीय संरचना क्या होती है, तो एक ग्राम स्तर पर होगी, एक क्षेत्र या मंडल स्तर पर, और तीसरा क्या होगा, जिला स्तर पर, क्षेत्र या पंचायत स्तर पर। तो तीसरा होता है जिला परिषद या जिला स्तर पर। तीन क्या है, इसकी त्रिस्तरीय संरचना है। तो अब हम इनसे रिलेटेड कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। पंचायती राज से संबंधित संविधान में वर्णित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो 243A से लेकर और 243M तक, O तक किसके अंतर्गत आते हैं, तो संविधान के जो पंचायत राज व्यवस्था का जो वर्णन किया गया इन्हीं अनुच्छेदों में, उसके वर्णन के बारे में बातें की गई हैं और उनसे संबंधित अन्य फैक्ट भी इसी में लिखे गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था संविधान के भाग 9 में और 11वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। यह आपने पॉइंट नोट करके रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें अनुच्छेद 243A से और 243O तक आते हैं। अगर हम A की बात करें तो यह ग्राम सभा के संगठन से संबंधित है। उसके बाद है ग्राम पंचायतों का गठन किस प्रकार किया जाएगा, तो 243B में उसके बारे में बताया गया है। 243C में है पंचायतों की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत्स। 244D में है स्थानों का आरक्षण, कितना % क्या आरक्षण रहेगा, और अभी 1/3 यानी कि 1/3 आरक्षण किसके लिए, महिला के लिए सुरक्षित है। बाकी कई राज्यों में 50% आरक्षक, जैसे कि उत्तराखंड में क्या है 50% आरक्षण है पंचायती राज चुनाव में महिलाओं के लिए। उसके बाद फिर अन्य कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से भी पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 243E में है पंचायतों की अवधि, यानी कि कितने साल के लिए पंचायतें बनेंगी। 243F में है सदस्य के लिए अयोग्यताएं, कि किस प्रकार के सदस्य की अयोग्यताएं होंगी, यानी कि अगर जैसे 2019 में उत्तराखंड में पंचायत में संविधान संशोधन हुआ था, पंचायती राज जो व्यवस्था थी उत्तराखंड की उसमें संशोधन हुआ था। तो उसमें क्या कहा गया था, जिनके 2 बच्चे हैं या जो अगर जनरल कैटेगरी से तो 10वीं पास होनी चाहिए, अन्य आप 8 पास कम से कम होने चाहिए, तभी आप इसके लिए सदस्य बन सकते हैं। और पंचायतों की अवधि की बात करें तो 5 साल के लिए पंचायतों की अवधि होती है, चुनाव 5 साल के अंतराल पे किए जाते हैं। 243G में पंचायतों की शक्तियां, उनके प्राधिकार और उनके उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। तो यह आपको क्या है कि यह आपको याद करना ही पड़ेगा सारे आर्टिकल, तभी जाके आप एग्जाम में अगर हम पूछ ले जाए कि वित्त आयोग का गठन पंचायत में किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, उसके लिए आपको पूरा याद करना ही पड़ेगा। 243H में पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और नीतियाँ, यानी कि जो पंचायत कर लगा सकते हैं, पंचायत न्याय पंचायत जैसे कहाँ पर कर लगा सकती है, तो कुछ मेलों पर होने वाले कर वहाँ पर अधिरोपित कर सकती हैं पंचायतें। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है पंचायतों का, तो 243I के अंतर्गत यह होता है। 243J में है पंचायतों के लेखाओं की संप्रेखा, यानी कि जो ऑडिट होता है पंचायतों का किसके अंतर्गत होता है, तो वह होता है 243G आर्टिकल के अंतर्गत। 243K में है आपका पंचायतों के लिए निर्वाचन, यानी कि जो निर्वाचन होगा, चुनाव होगा पंचायतों का, वो किसके अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा, तो 243 क्लॉज के में यह निर्धारित किया गया है। 243L में आपका संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, यानी कि जो संघ शासित प्रदेश हैं उनमें यह किस प्रकार लागू होगा उसके बारे में किसने बताया गया है, तो 243L अनुच्छेद में वह बताया गया है। उसके बाद है 243M, इस भाग को कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना, यानी कि कुछ ऐसे प्रदेश हैं जिनमें जो ट्राइबल हैं लोग हैं, तो वहाँ पे यह लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई लोगों के क्या है अपने कुछ नियम हैं, कुछ विधियाँ हैं, तो उन आधार पे वो चलना पसंद करते हैं, तो इसलिए हम हर जगह पे इसको लागू नहीं कर सकते हैं। कोई मिलिट्री एरिया है तो वहाँ पे भी पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती, तो कई जगह ऐसी जगह हैं कि जहाँ भी यह लागू नहीं की जा सकती, तो वह 243M में वह वर्णित है कि इस क्षेत्र में यह लागू नहीं होगा। उसके बाद 243N में है विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, यानी कब तक पंचायतें बनी रहेंगी,
जैसे 5 वर्ष से पूर्व किस प्रकार वह विघटित हो सकती हैं और विघटित न होने की स्थिति में किस प्रकार वह बनी रहेंगी। तो यह किस बार जो विधियां हैं कहाँ पर बताई गई हैं, तो 243N में यह बताई गई हैं। 243O में है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, यानी कि न्यायालय क्या है, जो कोर्ट्स हैं इंडिया में वह निर्वाचन संबंधी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। किसके निर्वाचन संबंधी मामले में, तो पंचायती राज के निर्वाचन संबंधी मामलों में वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते। किसमें कहा गया है, तो अनुच्छेद 243O में यह कहा गया है। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य और दिल्ली संघ शासित प्रदेश में लागू नहीं है। यानी कि मैंने आपको बताया था 243M का जो एरिया है वह किस बारे में है, तो इसी बारे में है कि यहाँ पे लागू नहीं है। वो कहाँ पे, तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली में, दिल्ली क्या है, संघ शासित प्रदेश है या संघ राज्य क्षेत्र है, तो वहाँ पे यह लागू नहीं होता है। तो यह आपको पॉइंट नोट करके रखने हैं। बाकी जो भी आर्टिकल मैंने आपको अभी तक बताए हैं तो उस आधार पे आपको क्या करना है कि उनको आपको याद करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको यह याद रहेंगे, क्योंकि कोई भी एग्जाम में उठा के कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला जो हम अध्याय की बात करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, इसके बाद हम पंचायती राज से अगर बात करेंगे तो वह होगा नगर पालिकाओं के बारे में भी एक बार हम चर्चा करेंगे। उनसे जो संबंधित अनुच्छेद हैं संविधान में, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम एक पंचायती राज से संबंधित पूरा एक वीडियो लेकर आएंगे, एक लेक्चर लेकर आएंगे, जिसमें आपको बताएंगे पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इसमें चुनाव किस प्रकार होता है, कितने एज होती है चुनाव के लिए, जो सदस्यों की योग्यता होती है, कितने लोग एज के लोग इसमें वोट दे सकते हैं, और अन्य बातें भी हम इसमें करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर जो पंचायती राज व्यवस्था से हमने अभी जाने हैं। तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके आंसर मैं आपको बताऊंगा। बाकी 5 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि क्या हो सकता है, और यह एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने, पंचायती राज व्यवस्था किस विषय व सूची के अंतर्गत आती है। ऑप्शन है आपके समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची और ग्राम सूची। किसके अंतर्गत आती है, तो अभी हमने बात की थी, यह आती है राज्य सूची के अंतर्गत, और बहुत बार यह एग्जाम में पूछा भी जाता है। पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से भारत में किस समिति के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था की नींव पड़ी। किस समिति के आधार पर क्या है, पंचायती राज व्यवस्था की नींव पड़ी है। तो ऑप्शन है आपके अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ML सिंघवी समिति या फिर PK थुंगन समिति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता समिति 1957। याद कीजिए, कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था। पंचायती राज व्यवस्था को भारत में शुरू करने का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, तो देखते हैं इसके ऑप्शन। क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था इसलिए यह शुरू किया गया, चुनाव में खर्चे की कमी कराने के लिए यह शुरू किया गया, गाँव का विकास करने के लिए यह शुरू किया गया, या फिर सत्ता विकेंद्रीकरण करके आम जन को राजनीति से जोड़ने के लिए यह शुरू किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि सत्ता विकेंद्रीकरण करके आम जन को राजनीति से जोड़ने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। यह मुख्य कारण था, बाकी गाँवों का विकास करना भी उसका कारण था, वो अन्य कारण भी थे, लेकिन मुख्य कारण क्या था, सत्ता विकेंद्रीकरण करके आम जन को राजनीति से जोड़ने की वहाँ पे बात की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो इसमें ऑप्शन है आपके 1 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, पहली अनुसूची या फिर 12वीं अनुसूची। सॉरी, इसमें सारे ऑप्शन ही इसमें गलत हैं। तो किसके अंतर्गत आता है पंचायती राज व्यवस्था, तो संविधान में 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था आपकी आती है। अब 12वीं के अंतर्गत क्या आता है, तो वह जो नगर पालिकाएं मैंने आपको बताया था कि जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे किसी दिन, तो वह आते हैं 12वीं अनुसूची में, नगर पालिकाओं के बारे में उल्लेख होता है। निम्न में से भारत में किस समिति के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था की नींव पड़ी। तो किस समिति के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था की नींव पड़ी, वो क्वेश्चन पहले भी आया है और दोबारा से मैं बता देता हूँ आपको। तो अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ML सिंघवी समिति या फिर PK थुंगन समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति ही वह समिति थी जिसके आधार पर पंचायती राज व्यवस्था की भारत में नींव पड़ी थी। उसके बाद है भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत की गई। तो आपको यह उत्तर कमेंट में करके देना है, आपको यह उत्तर कमेंट में देना है, क्योंकि इनका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी, भाषा के अंतर्गत यह भाषाई आधार पर यह व्यवस्था की गई थी, फिर नीति निर्देशक, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है उसके अंतर्गत की गई थी, या फिर निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत यह क्या व्यवस्था की गई थी।
उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1991, 24 अप्रैल 1992, 23 अप्रैल 1992 या फिर 24 अप्रैल 1993 को। पंचायती राज व्यवस्था को भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर लागू किया गया था? तो आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में या फिर मध्य प्रदेश में। कहाँ पर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? तो यह आपने बताना है। ग्राम सभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 साल, 21 साल या फिर 25 साल या फिर 35 साल। तो आपने इसका उत्तर भी कमेंट में देना है कि कितने न्यूनतम आयु है। ग्राम पंचायत का गठन कितने वर्षों के उपरांत किया जाता है? 2 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद या फिर 5 वर्ष के बाद। तो इन 5 क्वेश्चन का आपको क्या करना है? जो 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इनका आंसर आपको किस में देना है? तो कमेंट करके आपको इनका आंसर बताना है। और बाकी दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आपको कोई भी अगर डाउट होता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई नई एजुकेशनल वीडियोस समय समय पर मिलती रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।